जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। त्रिनापुर के सेवती में बिजली के पोल से टकराई मोटरसाइकिल, घटना में जीजा साले की हुई मौत। जिला परिवहन अधिकारी के शासकीय वाहन से युवक हुआ दुर्घटनाग्रस्त, गंभीर अवस्था में गोंदिया रेफर। लोकार्पण के 3 महीने बाद भी शुरू नहीं हुए स्वास्थ्य विभाग के 5 ऑक्सीजन प्लांट, कागजों की स्वीकृति में अटका काम। जिला सहकारी समिति महासंघ का ऐलान, शासन पहले करे पुरानी देनदारी का हिसाब किताब, वरना धान खरीदी का होगा पूरी तरह से बहिष्कार। नगर पालिका की फायर सेफ्टी टीम ने किया अस्पताल का निरीक्षण, अधिकारियों ने माना सुरक्षा में कमी जल्द की जाएगी पूरी। कोरोना संक्रमण महामारी की दूसरी लहर में जिस तरह से मरीजों को ऑक्सीजन की कमी हुई, उसके बाद जिले के हर जनप्रतिनिधि ने अपनी विधायक निधि दोनों हाथों से ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए दे दी, लेकिन वक्त बीतने के बाद भी ऑक्सीजन प्लांट शुरू नहीं हो पाए। पद्मेश 24/7 ने जब इस विषय पर पूरी पड़ताल की तो पूरा मामला सामने आ गया। जिला स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्टोर कीपर से लेकर ऑक्सीजन प्लांट के तकनीकी स्टाफ ने बताया कि वरिष्ठ स्तर से अभी ऑक्सीजन प्लांट स्टार्ट करने की अनुमति नहीं मिली है। जब तक अनुमति वाला प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक प्लांट को शुरू नहीं किया जा सकता। मतलब आप सही समझ रहे हैं कि 15 अगस्त और उसके आसपास की तारीख में जो स्वास्थ्य विभाग और जनप्रतिनिधियों ने ऑक्सीजन प्लांट की विधिवत शुरुआत की थी, वह ऑक्सीजन प्लांट अभी शुरू नहीं हुआ है। उसे अभी प्रमाण पत्र की जरूरत है। जिला अस्पताल के स्टोर कीपर गणेश मरावी ने बताया कि वरिष्ठ स्तर से मिलने वाला स्वीकृति प्रमाण पत्र नहीं मिलने की वजह से प्लांट अभी शुरू नहीं हो पाया है। बालाघाट जिला अस्पताल को सर्टिफिकेट का इंतजार है, उसी के बाद प्लांट शुरू हो पाएगा। जी, एक्चुअली क्या है, प्लांट का तो सेटअप यहाँ पे तैयार हो चुका है, पर इसके बाद भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे प्योरिटी सैंपल रिपोर्ट, ये सब आना। तो अभी क्या है, इसकी जो सैंपल रिपोर्ट जो है प्योरिटी की, ये अभी आना बाकी है, जिस कारण इसकी ये क्या है फंक्शनल नहीं हो पाया है। हालांकि इसका वो टेस्टिंग किया जा चुका है और अभी बस इसका जो प्योरिटी सैंपल रिपोर्ट वो आने की वेट किया जा रहा है। और इसका जो कंजम्पशन कितना क्या होता है, तो इसके बारे में जो हमारे ऑक्सीजन टेक्नीशियन हैं मिस्टर शुभम ठाकुर, तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिटेल से ये देखा। ऑक्सीजन प्लांट के लिए आउटसोर्स पर तकनीकी सेवाएं देने वाले शुभम ठाकुर ने बताया कि जिला अस्पताल में 2 प्लांट लगाए गए, एक 1000 लीटर का है तो दूसरा 400 लीटर का। प्लांट शुरू हो जाने पर जिला अस्पताल के सभी ऑक्सीजन रेट तक ऑक्सीजन सप्लाई हो पाएगी। वहीं दूसरी ओर आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। इंतजार वरिष्ठ स्तर से मिलने वाली स्वीकृति का है। कंटिन्यू जिस दिन रिपोर्ट आ जाएगी, पीवीटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद से कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगर प्लांट कंटिन्यू रनिंग में रहता है तो हॉस्पिटल के पूरे बेडों में ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर दे दी जाएगी। इतनी कैपेसिटी तो है यहाँ पे। 1000 LPM का एक प्लांट लगा है और एक लगा है 470 LPM का, और बाकी सिलेंडर भी हमारे पास हैं। तो इस सीजन में जितने भी पेशेंट रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अच्छा, ऑक्सीजन सिलेंडर की जैसी बात करें हम, तो बालाघाट ज़िले में कहाँ पर इसके प्लांट बनाए गए हो? बालाघाट ज़िले में अभी वारासिवनी में है, बैयर में अभी चल रहा है, और इसके बाद लांजी में एक प्लांट है, बालाघाट में 2 प्लांट है ऑक्सीजन। चलिए आपको ऑक्सीजन प्लांट से जुड़ी हुई पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल हर विधायक ने अपनी विधायक निधि से इस बार ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य मेडिकल सेवाओं के लिए जनता हित में स्वीकृत ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की स्वीकृति करवाई। बात भी सही है, कोरोना की दूसरी लहर ने जो कोहराम मचाया उससे हर कोई ऑक्सीजन को लेकर चिंतित था। इस चिंता को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने का काम शुरू हुआ। जिला अस्पताल में 2 ऑक्सीजन प्लांट, वारासिवनी, लांजी, बैयर में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम करवाया गया। प्लांट तो लग गए, लेकिन अब तक इन प्लांट से ऑक्सीजन बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा ही लगातार जुलाई माह से सचेत किया गया कि सितंबर-अक्टूबर 2021 में कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है। शुक्र है कि ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कोविड से लड़ने के लिए तैयार था? जो सवाल उस समय उठ रहे हैं कि अब जब 3 महीने पहले जिन ऑक्सीजन प्लांट का विधिवत तौर पर शुरुआत किया जा चुका है, उनसे आज तक ऑक्सीजन बनाने का काम शुरू नहीं हुआ है। मतलब साफ है कि अभी
तो जिले में लगे ऑक्सीजन प्लांट को ही वरिष्ठ स्तर से मिलने वाले सर्टिफिकेट रूपी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसके बाद ही वह जिले के ज़रूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन दे पाएगा। देखना अब यह है कि स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ स्तर से यह कार्य कब तक पूरा किया जाता है, जिससे यह ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो सके। दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहली सड़क दुर्घटना लालवरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कनकी मोड़ के पास बीती शाम हुए एक सड़क हादसे में एक 55 वर्षीय बुजुर्ग घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति का नाम थाना नवेगांव ग्राम खुरसोड़ी निवासी 55 वर्षीय छत्तर सिंह पिता झिंगरिया लीलारे बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तर सिंह मंगलवार की शाम करीब 7 बजे मोटरसाइकिल से कनकी जा रहे थे। तभी कनकी गोलाई के आगे सामने से आ रहे एक मोटरसाइकिल चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी, जिससे छत्तर सिंह सड़क पर गिरकर घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। दूसरी घटना शहर के बस स्टैंड समीप बूढ़ी सड़क की है, जहां पर 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत में बैयर रोड शांतिनगर वार्ड नंबर 4 निवासी 28 वर्षीय आशु पिता सुरेंद्र सोलेकर घायल हो गए, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आशु सोलेकर बीती रात 10 बजे बूढ़ी की तरफ से बस स्टैंड की ओर मोटरसाइकिल से आ रहे थे। तभी बस स्टैंड से बूढ़ी की तरफ आ रहे एक मोटरसाइकिल चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसे ठोस मार दी, जिससे आशु सड़क पर गिरकर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेवती में हुई सड़क दुर्घटना में जीजा और उसके साले की मौत हो गई, जिनके शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मृतकों में थाना देवरबेली, देवल चौकी, ग्राम नहरवानी निवासी राजेंद्र पिता पुसुलाल बाहे और थाना बहला ग्राम ओटेकसा निवासी 25 वर्षीय रोशन पिता सद्दूलाल ठाकरे का नाम शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेंद्र बाहे अपने साले रोशन ठाकरे के साथ बालाघाट किसी काम से आए हुए थे। जब वे बालाघाट से किरणापुर के लिए मोटरसाइकिल से निकले तो शाम करीब 7 बजे किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सेवती में उनकी मोटरसाइकिल एक विद्युत पोल से टकरा गई, जिससे रोशन ठाकरे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि रोशन के जीजा राजेश बाहे को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान देर रात्रि उनकी भी मृत्यु हो गई। नगर के बस स्टैंड स्थित ऑटो स्टैंड के पास आरटीओ अनिमेश गढ़पाल के वाहन से उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब आरटीओ अधिकारी अनिमेश गढ़पाल ऑटो चालकों पर कार्रवाई करने ऑटो स्टैंड पहुंच गए, जहां उनका वाहन एकाएक सड़क के बीचों बीच आकर रुका और वाहन का दरवाजा अचानक खुलते ही मोटरसाइकिल सवार 2 युवक दरवाजे से टकराकर घायल हो गए। इस हादसे में मोटरसाइकिल चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गोंदिया रेफर किया गया है। घायल युवकों में थाना वारसवनी ग्राम लड़सड़ा निवासी 18 वर्षीय कोमेंद्र मस्करे और कोमेंद्र के भाई भूवेंद्र मस्करे के नाम का समावेश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोमेंद्र अपने भाई भूवेंद्र मस्करे के साथ लड़सड़ा से भरवेली किसी काम से जा रहा था, जहां कोमेंद्र मोटरसाइकिल चला रहा था जबकि भाई भूवेंद्र पीछे बैठा था। बुधवार की दोपहर करीब 1:30 बजे जब वे बस स्टैंड से भरवेली जाने के लिए रोड पर निकले, उसी दरमियान जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल ऑटो चालकों पर कार्रवाई करने के लिए ऑटो स्टैंड पहुंच गए, जहां चलती गाड़ी अचानक सड़क के बीचों बीच आकर रुक गई और गाड़ी का दरवाजा खुलते ही भरवेली की ओर जा रहे कोमेंद्र की मोटरसाइकिल उस दरवाजे से टकरा गई, जिससे मोटरसाइकिल में सवार कोमेंद्र और भूवेंद्र सड़क पर गिरकर घायल हो गए, जिन्हें एक ऑटो चालक ने अपने ऑटो से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद भूवेंद्र को कुछ देर अस्पताल में भर्ती कर उसकी छुट्टी कर दी गई। वहीं इस सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल कोमेंद्र को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए गोंदिया रेफर किया गया है, जहां कोमेंद्र की हालत नाजुक बताई जा रही है। मैं जब यहाँ पर आया उतने में अचानक में आरटीओ साहब की बीच रोड में गाड़ी आके रुकी और ऑटो वाले ने अपने बात करने के लिए रुके हुए, जैसे गेट खुला वैसे एक मोटरसाइकिल वाला लड़का आया और अपने टकराया, जैसे टकराया वैसे उसका मुंह और सर के दोनों फूट गए, तो मैंने उठाकर उसको तत्काल हॉस्पिटल ले गया और एडमिट करवाया। अभी मतलब सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि उसको नागपुर लेके चलेगा, नागपुर रिफर करते। तो आरटीओ साहब को खुद ही अपने कानून का और जो अपने यातायात का जो पालन करना चाहिए उनको,
उनको मतलब खुद ही पालन करते नहीं आ रहा है और वो ऑटो वालों को अपने परेशान कर रहे हैं। अभी मतलब कहते 2 साल से खुद ही कहते लॉकडाउन लगा हुआ था, ऑटो वाले वैसे ही परेशान थे गरीब लोग, और उसके ऊपर ये अपने महंगाई की मार। अब इंसान जैसे तैसे थोड़ा मार्केट खुला है अपना। यानी कुल मिला के आरटीओ की लापरवाही है। टोटल मिला के आरटीओ की कहते लापरवाही है। तो और क्या जब आरटीओ की गाड़ी से ये हादसा हुआ था तो क्या आरटीओ वाले ने घायल को अस्पताल नहीं पहुंचाया? नहीं, उन्होंने नहीं पहुंचा है। हमने यहाँ से हमारे एक मित्र है अपने कहते नाजिम खान, इन्होंने उनकी गाड़ी का नंबर लिया और उसके बाद कहते रोका गया। जब कहते रोका गया उसके बाद ये पता चला कि वो आरटीओ की गाड़ी है। तो आरटीओ चर्चा के दौरान आरटीओ अनिमेश गढ़पाल ने स्वीकार किया कि यह सड़क हादसा उन्हीं के वाहन से हुआ है, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा व बेबुनियाद बताया। उन्होंने बताया कि वे स्वयं जिला अस्पताल गए थे, जहां उन्होंने गंभीर रूप से घायल युवक को गोंदिया रिफर करने की पहल की। साथ ही वे और उनका पूरा स्टाफ गोंदिया में युवक के साथ में है। इसी कड़ी में आरटीओ के द्वारा नगर के विभिन्न स्थानों से ऑटो रिक्शा वाहनों की चेकिंग कर जब्ती की गई। वाहनों के फिटनेस, परमिट एवं बीमा की जांच की गई। वाहनों में कमियां पाए जाने पर ऐसे करीब 1 दर्जन वाहनों को आरटीओ के द्वारा जब्त कर खड़ा कर दिया गया। इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल ने बताया कि वाहनों की चेकिंग पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। आज उनके द्वारा नवेगांव रोड, गर्रा और बस स्टैंड के पास ऑटो वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान उनके दस्तावेजों की जांच की गई। कमियां पाए जाने पर 11 ऑटो वाहनों को जब्त कर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। भोपाल के एक हॉस्पिटल में आगजनी की घटना होने के बाद प्रदेश शासन के द्वारा फायर सेफ्टी की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसको लेकर अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर पूरे उपकरण एवं वहां मौजूद स्टाफ को उपकरण का कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। कड़ी में बालाघाट नगर पालिका से फायर सेफ्टी विभाग की टीम बुधवार की दोपहर में जिला अस्पताल पहुंची, जहां उनके द्वारा पूरे जिला अस्पताल का निरीक्षण कर वहां फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है इसका निरीक्षण किया गया और कमियां पाए जाने पर जिला अस्पताल के अधिकारी कर्मचारियों को फायर सेफ्टी के उपकरण लगाए जाने के लिए कहा गया। निरीक्षण के दौरान फायर सेफ्टी टीम के लोगों ने पाया कि जिला अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए। महज कुछ एक जगहों में ही 1-2 सिलेंडर लगे हुए हैं, जबकि प्रत्येक वार्ड में 4-4 सिलेंडर होने चाहिए। इसके अलावा डॉक्टरों के कक्ष में भी फायर सेफ्टी के कोई उपकरण नहीं लगे हैं। जिला अस्पताल में रक्तदान करने पहुंचे पवन पाठक ने जिला अस्पताल में फायर सेफ्टी के कोई उपकरण नहीं होने पर चिंता जाहिर करते हुए बताया कि जहां पर रक्तदान कर रहे थे वहां आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर लगे रहते हैं वह नहीं थे। नहीं, अभी हालांकि हम ब्लड डोनेट जहाँ कर रहे थे वहाँ पर भी फायर का कोई सिस्टम ऐसा नहीं था। जो सिलेंडर लगे रहते हैं आग बुझाने के लिए, जो चीजें होनी चाहिए वो मौजूद नहीं थी। और वहाँ पर एक सर्वे भी कर रहे थे, आए भी थे एक कांस्टेबल, उन्होंने देखा भी और नोट भी किया। और ये बहुत जरूरी है, आपातकाल में यहाँ मरीजों के साथ फिर घटनाएं हो जाती हैं और फिर बड़ी बड़ी घटनाएं हुई भी हैं हर जगह हॉस्पिटल में। और यहाँ हम लोगों ने 2-3 वार्ड से भी चेक करे हैं जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशन से संबंधित जो सामग्री, जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए उसका यहाँ पे बहुत अभाव है। और बहुत जल्द यहाँ मैडम लोगों से बात हुई है, बहुत जल्द यहाँ पे इक्विपमेंट्स इन लोग ले आएंगे। जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजेवार ने बताया कि नगर पालिका से पहुंचे फायर सेफ्टी टीम के द्वारा जिला अस्पताल का बुधवार को निरीक्षण किया गया। जो कमियां पाई गई है उसे जल्द ही दूर की जाएगी। जैसे क्या रहता है कि फायर सेफ्टी ऑडिट से अभी टीम इसके पहले भी छिंदवाड़ा से आए थे। उन्होंने पूरे हॉस्पिटल का विजिट किया था, जो कि हमारे हॉस्पिटल का डिफरेंट विभाग है। कुछ गैन चिकित्सा यूनिट है और कुछ स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट है और गायनिक विभाग है। तो सरकारी संस्था को देखते हुए उन लोगों ने यहाँ पे जो ऑडिट करके गया है और उन्होंने जो कुछ कमियां पाई गई हैं उसे कम्प्लीटली लिख करके गया है। और शासन की तरफ से भी हमको आदेश आए हुए हैं कि वो ऑडिट करवा के कम्प्लीटली हमें एनओसी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा के हमें यहाँ पे जमा करना है। और आज दिनांक को बालाघाट से ही फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से कुछ व्यक्ति लोग आए थे जिन्होंने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और उन्होंने ये बताया है कि कुछ जो कमियां हैं, कुछ जगह पे फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं और उन्होंने वो जो फॉर्मेट था उसे लेकर के गए हैं, बोले हम इसके बारे में बात करते हैं और जो यहाँ पे जो कमी है उसको जल्दी ही पूरी कर दी जाएगी।
लालबरा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत जाम के अंतर्गत आने वाले जाम टोला में विगत 1 माह से किसानों के खेतों में लगे कुओं के मोटर पंप से विद्युत तार एवं अन्य सामग्री की चोरी की घटनाएं लगातार हो रही है, जिससे कृषक व ग्रामीण जन खासा परेशान है। 24 नवंबर को जामटोला के करीब 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण जन थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर खेत के कुएं से मोटर पंप के विद्युत तार चोरी होने व तार चोरी करने वाले युवक की नामजद शिकायत कर आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हमारे जो कुआं पंप जो होता है उसकी चोरी हो रही है। वायरिंग चोरी हो रही है। हाँ। क्या मोटर भी चोरी हो रही है? नहीं, मोटर भी कुछ पहले चोरी हुई थी, अभी तो वायरिंग ही चोरी हो रही है। तो कितनी जगह से ऐसे किए चोर उन्होंने? कम से कम 30 से 40 जगह वायरिंग चोरी। हाँ, डबल बार डबल ट्रिपल राउंड ऐसा है। हाँ, साइकिल भी चोरी जा रही है। एक जीप अभी स्कॉर्पियो उसकी शादी में आई थी 22 तारीख को, तो वो जो है उसकी कांच फूट डाली। 22 महीने में थी वो। कहाँ की बात है? कौन से ग्राम की? ये जाम की। तो सिर्फ वायरिंग ही चोर रहे हैं कि मोटर भी चोर रहे हैं? नहीं, मोटर नहीं, अभी मोटर नहीं चोरी नहीं गई किसी की, बल्कि वायरिंग चोरी गई है। क्या लग रहा है किसी पे है डाउट? है ना, डाउट है ना। ऐसा है अन्य सामने तत्वों के द्वारा ही किया जा रहा है। हाँ, डायरेक्ट उसके नाम से रिपोर्ट है। प्राय सभी किसानों के यहाँ के 1 से 2 3 बार वो वायरिंग चोरी चले गए हैं। और अभी क्या हुआ, 22 तारीख की नाइट में श्रीवास सत्यनारायण के यहाँ बारात थी। वहाँ पे एक स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी आई थी, उसकी गाड़ी के कांच फोड़ करके वहाँ से उसके डॉक्यूमेंट्स भी लाया गया है, चुरा करके। ये डॉक्यूमेंट्स और एक सज्जन को ये खिलेश्वर चौहान के यहाँ की साइकिल और कोई ट्रैक्टर के डिक्के से नट बोल्ट, इसको लेकर के भी गुलचरण के यहाँ का गाड़ी भी गई ना, मोटरसाइकिल। हाँ, मोटरसाइकिल भी गई है। ये सभी सामान वो श्रीराम कावरे है, विजय पिता श्रीराम कावरे के मकान के पीछे, एक बंदी के पीछे में वहाँ वायरिंग जलाई गई है और ये पूरे डॉक्यूमेंट्स भी वहीं मिले गए हैं। मोबाइल पर चर्चा के दौरान थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि जाम के ग्रामीणों ने खेत के कुएं में लगे पंप से विद्युत तारों की चोरी लगातार की जा रही है, जिसके संबंध में शिकायत की है। मामले की जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलवाने एवं दलालों व बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष मर्यादित एवं सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जाती है और वर्ष 2020-21 में भी धान खरीदी की गई थी, किंतु खरीदी के बाद उक्त धान का परिवहन नहीं हो पाया है। आपको बताया कि 29 नवंबर से पुनः वर्ष 2021-22 के लिए समर्थन मूल्य में धान खरीदे का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में लालबरा क्षेत्र के सेवा सहकारी समिति जाम और सिहोरा में खरीदी करने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले वर्ष खरीदी गई धान का परिवहन नहीं हो पाया और देखरेख के अभाव में बारिश होने के कारण धान की बोरियां खराब होने के साथ ही धानों में अंकुर भी आ गए, जिससे शासन को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। सेवा सहकारी समिति जाम व सिहोरा के प्रबंधकों ने पिछले वर्ष खरीदी गई धान, जिसे शासन प्रशासन के द्वारा समिति परिसर में ही डंप करवाया गया था, जिसका परिवहन जल्द करवाया जाए ताकि आगामी 29 नवंबर से समर्थन मूल्य में नए वर्ष की धान सुचारू रूप से उसकी खरीदी हो सके। सेवा सहकारी समिति जाम के शाखा प्रबंधक डी.के. लीलारे ने बताया कि वर्ष 2020-21 में किसानों की खरीद की धान समर्थन मूल्य में खरीदी की गई थी, किंतु परिवहन नहीं हुआ और समिति परिसर में डंप रखा हुआ है, जिसका परिवहन नहीं हुआ है, जिससे नए वर्ष 2021-22 के लिए आगामी खरीदी 29 नवंबर से शुरू होने वाली है। ऐसी स्थिति में जो धान की खरीदी करेंगे उसे रखने व खरीदी करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जिला प्रशासन से मांग है कि पिछले वर्ष की डंप धान का जल्द ही परिवहन करवाए। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन शाखा के जिला प्रबंधक एम.बी. पाटिल ने बताया कि जिला प्रशासन से मिलर्स के नाम आरओ कटने के बाद परिवहन होता है। आरओ नहीं कटने के कारण परिवहन नहीं हो रहा है और हम डंप धानों का देखरेख कर रहे हैं। जैसे जैसे आरओ कटेगा परिवहन होते रहेगा। जल्द ही परिवहन करने के लिए कलेक्टर को पत्र व्यवहार किया जाएगा। सर, परिवहन हमारी जो खरीद जनवरी में ख़त्म हो गई और हमारी जो धान बाहर जाती थी उसको कलेक्टर साहब के निर्देश के अनुसार फेडरेशन जो है विपणन संघ, उनने अपने अंडर में ले लिया जगह खाली देख करके। हमने भी सब सहमति दे दी, ठीक है रखिए आप। और अभी जैसे धान खरीदी प्रारंभ होगी तो ऐसा लगता है कि हमको दिक्कत बन जाएगी कि जब तक ये माल नहीं उठेगा हम खरीदी कहाँ करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से माल उड़ जाए, इनका धान उड़ जाए और जैसे निर्देश आते हैं खरीदी के, चाहे 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख जो भी, तो उस तारीख के पहले यदि उठ जाए तो हमको खरीदी करने में सुविधा होगी और हम
आगे जो चर्चा भी की है, अब हमारी यूनियन के माध्यम से मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी प्रस्ताव रखे थे कि जहाँ जहाँ भी डंप रखी हुई है समिति के ग्राउंड के अंदर में जो धान रखी है उसको खरीदी करने के पहले उसको उठाव कर लिया जाएगा। अच्छा, जो डंप पड़ी है सर उसमें धानों में अंकुरें आ गई है, पर धान गिली हो गई है। धान क्या है, अब पूरी बरसात भर तो धान पन्नी में ढक करके रखी गई उनकी, है ना। और फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से अब आसमान के नीचे पड़ी तो कुछ ना कुछ तो उसमें मॉइस्चर आएगा ही। और समर्थन इसका परिवहन क्यों नहीं हो पा रहा? इसका परिवहन अभी कैसा है, जब तक आरओ कटेंगे नहीं, जब तक मिलर को जाएगा नहीं, जब तक आरओ आएगा तभी यहीं से माल मतलब जाएगा। ऐसे ये बताइए, जैसे नई धान की खरीदी होना है अभी कुछ दिनों बाद जी नवंबर में, तो फिर जैसा भी खरीदी होगी इसके लिए तो मतलब आपको ऑफिस से ही जानकारी लेना पड़ेगा। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि मतलब इसका मुख्य कारण ये मान सकते हैं आरओ नहीं कटने की वजह से। हाँ, मतलब ये जब तक आरओ कटेगा नहीं, जब तक यहाँ से माल परिवहन नहीं होगा। जैसे यहाँ कई सारी धानों की कट्टियाँ खराब हो चुकी है, धान नहीं वो तो ऐसा है, 1-2 गट्टियाँ तो होता है, इतना माल में तो 1-2 गट्टियाँ चलता है, कोई वो नहीं है। हालांकि माल खराब नहीं है, बस गट्टियाँ सिर्फ पानी की वजह से, जैसे उसके सीपेज आ गया 1-2 जगह से, तो वहीं पे ही खराब है, बाकी ठीक है। वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम गर्रा में गर्रा निवासी जितेंद्र भगत जिला राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ लूट कर मारपीट करने के आरोपियों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी जितेंद्र भगत वार्ड नंबर 12 गर्रा निवासी सुबह 7 से 8 बजे के बीच बॉटनिकल गार्डन तरफ वॉकिंग कर घर वापस आते समय दुर्गा चौक गर्रा में परमात्मा एक होटल में पोहा खाने गए, जहां होटल के सामने बालकृष्ण उर्फ बालू द्विवेदी, अमन त्रिवेदी, विक्की नागले तीनों निवासी गर्रा होटल के सामने काउंटर के पास लगी कुर्सियों पर बैठे थे, जिन्होंने प्रार्थी को देखकर बालकृष्ण उर्फ दुर्गा समिति के विषय में चर्चा की और कुछ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए बालकृष्ण उर्फ बालू द्विवेदी, अमन त्रिवेदी और विक्की नागले तीनों लोगों ने प्रार्थी से मारपीट करते हुए जेब से काले रंग का पर्स निकाल लिया, जिसमें नकदी 3000 रुपये, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड था। तभी सुनील हनवत और दिलीप भैरव ने बीच बचाव किया। पुलिस ने प्रार्थी जितेंद्र भगत की रिपोर्ट पर 3 लोगों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 392, 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया है और आरोपियों की सरगर्मी से पतासाजी की जा रही है।